हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम अडानी ट्रांसमिशन का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अडानी ट्रांसमिशन कंपनी क्या काम करती है और ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वर्क हो गया। तो कंपनी क्या है, इंजीनियरिंग का काम करती है। अब इंजीनियरिंग मतलब कैसे रोड्स बनाना हो गया, अब कोई रेलवे प्रोजेक्ट हो गया, मतलब जैसे एक लार्सन एंड टोब्रो कंपनी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है ना, वैसे ये ट्रांसमिशन वर्क को भी आप एक तरीके से थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क थोड़ा बोल सकते हो। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मतलब कैसे क्या काम होना चाहिए कंस्ट्रक्शन का, मतलब रोड कैसे बननी चाहिए वो। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बिजनेस मतलब उसका वापस अगर कंपनी अगर रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रही है तो उसको वापस मेंटेन करना, वो सब मेन कंपनी का काम है। तो कंपनी के जो बिजनेसेस हैं वो इंजीनियरिंग इंक्लूड करता है, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटीज। अब यूटिलिटीज मतलब कंपनी वाटर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया यूटिलिटीज, ये एक मेन यूटिलिटीज होती है। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। कंपनी के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन हमको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने, क्या कंपनी का शेयर महंगे रेटों पे मिल रहा है, क्या कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं, क्या इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को। तो अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। ये अभी अगर देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी कंपनी की कम है, लगभग 32,000 करोड़ ही है। तो अगर ये अडानी जिस तरीके से प्रोजेक्ट लिए जा रहा है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो मेरे ख्याल से ये आने वाले 5 साल में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 1 लाख करोड़ होता हुआ दिख सकता है। अब अगर इसके पीई रेशियो की बात करें तो इसका पीई रेशियो चल रहा है 35.21, जबकि इंडस्ट्री का पीई चल रहा है सिर्फ 11.80। हाँ, ये महंगे रेटों पे मिल रहा है, लेकिन ये महंगे रेटों पे जरूर मिलेगा क्योंकि इसके अंदर एक स्कोप है। आप इसकी बैलेंस शीट के हिसाब से इसको एनालिसिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जिस तरीके से अडानी हर तरीके से नए नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लिए जा रहा है, वो सीधी बात दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथ है और लॉन्ग टर्म में कंपनी को एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी होती हुई नजर आएगी। तो उसके चलते ये पी रेशियो इंडस्ट्री के मुकाबले सही हो जाएगा। तो इंडस्ट्री के मुकाबले ये खासा अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, तो सीधी बात है कि इसका शेयर भी आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की बुक वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो अभी 57.12 है, जो कि अभी खासा, अगर अभी देखें अभी कंपनी की जो बुक वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से कंपनी का शेयर थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो अभी वो लगभग प्राइस टू बुक रेशियो इसका 5.10 है। तो अब वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अभी, मतलब अभी कंपनी की बुक वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी की बुक वैल्यू खासी अच्छी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कंपनी को कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और कंपनी के लिए वही मैटर करता है एट दी एंड। और अगर हम यहाँ पे इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर इसका 8.29 है, जबकि इसका पी कितना है 35 टाइम्स है। तो आने वाले समय में आपको अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ दिख सकता है, तो उसके हिसाब से आपको पीई रेशियो भी इसका कम होते हुए दिख जाएगा और कंपनी फंडामेंटली सही हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप इसका अभी टोटली सब फंडामेंटल देखोगे तो अभी जो कंपनी की बुक में वैल्यू वगैरह चल रही है उसके हिसाब से ये अभी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लेकिन जब कंपनी आने वाले समय में, ये जब कंपनी प्रॉफिट बुक करेगी, रिपोर्ट करेगी, तो उसमें आपको इस शेयर में एक अच्छी खासी और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो लगभग 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहे हैं। और अगर हम इसके डिलीवरी की बात करें तो कंपनी में आज लगभग 46% की डिलीवरी हुई है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये उनको पता है कि कंपनी कंटिन्यूअसली अच्छे प्रोजेक्ट कंपनी को मिल रहे हैं और कंपनी उनको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है।
अब मैं यहाँ पे इसकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करता हूँ। अगर कंपनी टॉप लाइन होती है कंपनी के रेवेन्यू और बॉटम लाइन होते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर आप कंपनी की टॉप लाइन देखोगे तो कंपनी की टॉप लाइन हर साल लगातार बढ़ रही है और इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप 2019 के मुकाबले अगर आप 2020 में परफॉर्मेंस देखोगे तो लगभग 40% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेवेन्यूज में देखने को मिला है। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के नज़रिए से। मैं आपको बोल रहा था कि कंपनी को कंटिन्यूसली अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और ये सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि 4000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू बढ़ना सीधा कट उस बात को संकेत कर रहा है। लेकिन इसके अंदर एक मेन दिक्कत यह है कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में आपको यहाँ पे गिरावट नजर आ रही है, क्योंकि आप देखिए कि 2020 में कंपनी को लगभग 740 करोड़ का ही मुनाफा हुआ है, जबकि 2018 में कंपनी को लगभग 1100 करोड़ का कंपनी को मुनाफा हुआ था। तो लगभग 300 करोड़ इससे मुकाबले मुनाफा कम है, जबकि ये दिक्कत वाली बात है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हों, तो वो तो हम कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के एक्चुअल फिगर देखेंगे तभी हमको पता पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेता हूँ। अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 74% प्रमोटर्स के पास है और जिसमें से प्लेज्ड प्रमोटर है, मतलब 21% उसमें से है ना प्लेज किया हुआ है। अब प्लेज मतलब क्या होता है कि मतलब किसी को अपने शेयर को गिरवी रख के क्या कहते हैं कि जो प्रमोटर्स है उनको कैश मिल जाता है जो भी शेयर की मार्केट में प्राइस चल रही होती है। तो ये मेरे को थोड़ा दिक्कत वाली बात लग रही है, क्योंकि कल मैंने जब अडानी एंटरप्राइजेस की वीडियो बनाई थी तो उसमें भी ये एक भारी दिक्कत थी, क्योंकि उसके अंदर भी लगभग 15 से 20% प्लेज प्रमोटर होल्डिंग था। तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंपनी के वर्किंग कैपिटल की कंपनी को दिक्कतें हैं, इसलिए प्लेज करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उसमें भी प्लेज किया हुआ था, इसमें भी प्लेज किया हुआ है। तो ये एक मतलब कंपनी को कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट वगैरह मिल रहे हो तो कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही हो, तो इसलिए कंपनी ने प्लेज किए हुए हो सकते हैं। लेकिन अगर ये प्लेज की अगर अमाउंट प्लेज परसेंटेज अगर और बढ़ता है तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए और मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और अगर हम इसमें म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड की तो नी के बराबर ही है, 0.17% की ही होल्डिंग्स है उनके पास। और अगर हम DII की बात करें तो DII के पास भी लगभग 2.5% की होल्डिंग्स है। लेकिन अगर इस कंपनी में अगर किसी ने मेन इंटरेस्ट दिखाया है तो वो है FII का इसके अंदर 19.45% का होल्डिंग्स है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इस शेयर का प्राइस का जो ऊपर नीचे होता है इस शेयर के प्राइस में वो मेन इसका FII के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर FII इसके अंदर अगर 3-4% की होल्डिंग्स अगर इसमें से निकालता है तो आपको इसमें आराम से 10-15% की और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसके अंदर FII अगर एक मेन इन्वेस्टर है इस कंपनी का प्रमोटर्स के अलावा, तो एक ये दिक्कत वाली बात मेरे को नज़र आ रही है, क्योंकि FII लंबे समय तक अधिकतर इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं। वो अगर एक अच्छा खासा उनको पैसा मुनाफा हो रहा होता है तो वो निकल जाते हैं उस शेयर में से। जबकि हमारे जो DII है, LIC अपना जो मेन DII है वो इस बेसिस पे नहीं करता है। वो भी मुनाफा वसूली तो सभी करते हैं, लेकिन FII का तो मेन मोटिव ही वही होता है। लेकिन LIC कंपनीज को मेन सपोर्ट करता है, वो एकदम से किसी भी शेयर में अपना पूरा माल नहीं काटता है। तो ये एक DII की एक बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप इसमें अदर पार्टीज की बात करोगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स का इस कंपनी में लगभग सिर्फ 3% का ही अपना क्या कहते हैं होल्डिंग्स है, तो ये मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है। क्यों अब अच्छी बात है? क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे ना तो एक बढ़िया बात हो जाएगी, क्योंकि 97% का माल किसके पास पड़ा? बड़े लोगों के पास पड़ा है। तो आपको इतनी दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि अगर जिस कंपनी के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 25-30% का माल पड़ा हुआ होता है ना, उस कंपनी में दिक्कत वाली बात होती है। अगर इनके पास इतना ज़्यादा माल पड़ा हुआ है बड़े लोगों के पास तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इंडिकेशन है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं कंपनी की टॉप लाइन एक्चुअल फिगर्स के साथ लेके आ गया हूँ। देखिए 2019 में 7,560 करोड़ का कंपनी को क्या कहते हैं कि इनकम है, टोटल इनकम कंपनी की वो थी। इनकम यानी कि रेवेन्यूज भी आप समझ सकते हो। तो उसके बाद अगर आप इसमें बढ़ोतरी देखोगे तो 11,681 करोड़ का अगले साल में कंपनी को मुनाफा यानी कि टोटल इनकम आई कंपनी के पास। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4,000 करोड़ का कंपनी के इनकम में इंक्रीमेंट देखने को मिला है।
लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे कि टोटल एक्सपेंडिचर जो कंपनी के हैं उसमें भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कंपनी को अगर कंटिन्यूसली अच्छे खासे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है कि कंपनी के एक्सपेंडिचर में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब इसके बाद है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये तो उसको लेस करने के बाद आता है वो है। अब अगर हम इसके इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़िया नहीं निकल के आई है। क्योंकि अगर 400 करोड़ अगर देखा जाए तो लगभग 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की इनकम बढ़ी है। लेकिन नेट प्रॉफिट अगर आप लास्ट में देखोगे पिछले साल था 559 और इस बार हो गया 706, तो ये लगभग सिर्फ 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे बढ़ा है। तो मतलब 15% का दिक्कत का, तो ये कंपनी के लिए दिक्कत वाली बात है। कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो लगभग 900 करोड़ पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। लेकिन हाँ, कंपनी इतने कंटिन्यूसली बड़े प्रोजेक्ट लिए जा रही है तो ये भी कंपनी के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। मतलब कंपनी को एक कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अभी हमने पहले वो भी देखा कि कंपनी की जो प्लेज्ड अमाउंट है वो भी ज़्यादा है, मतलब 21% के शेयर्स कंपनी के प्लेज किए हुए हैं और ये भी कंपनी का यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से क्या मालूम कि ये भी इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा, तो ये तो हम एग्जैक्टली जब डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे ना तभी हमको पता चलेगा। अब इसके पर शेयर रेशियोज की अगर हम बात करें तो कंपनी के पर शेयर रेशियोज में भी गिरावट देखने को मिली है। अब इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों अब दिक्कत वाली बात क्यों नहीं है, अब आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि देखिए जो अर्निंग पर शेयर होता है ना वो कैसे निकलता है। जो कंपनी की अर्निंग्स होती है वो, और उसके अलावा जो कंपनी का जो अपना नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में चल रहे होते हैं ना उसके हिसाब से अर्निंग पर शेयर निकलता है। तो कंपनी की अर्निंग तो बढ़ रही है, ये तो हमने पिछली स्लाइड में देख लिया था कि कंपनी की अर्निंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बढ़ा है तो क्या बढ़ा है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए हैं। अब ये एक इसमें भी एक दिक्कत वाली बात है क्योंकि एक नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि अर्निंग पर शेयर उसकी वजह से गिरा है। लेकिन हाँ, कंपनी के पास अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़े तो कंपनी के पास कैपिटल भी ज्यादा हुई होगी। लेकिन हाँ, कंपनी के पास भली कैपिटल ज्यादा हो गई है लेकिन कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रही जितनी की कंपनी की कैपिटल बढ़ी है। तो वो जब मैं आपको रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज का रेशियो बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू तो कंपनी की हर साल स्ट्रांग हो रही है। पिछले साल के मुकाबले तो ये 15 रुपये बढ़ी है। और अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो ये भी 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के हिसाब से बढ़ी है। तो बुक वैल्यू में कोई दिक्कतें नजर नहीं आ रही है। और अगर कंपनी को कंटिन्यूसली ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट मिलते रहे तो आपको आने वाले समय में ये क्या कहते हैं, ये बुक वैल्यू 150-200 रुपये दिख सकती है आने वाले 3-4 सालों में। और अगर आप उसको 5 गुना करते हो तो आपको शेयर का प्राइस लगभग 1000 रुपये देखने को मिल सकता है अगर कंटिन्यूसली कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं तो। अब इसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में गिरावट हुई है। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो जब मैं आपको टॉप लाइन और बॉटम लाइन का चार्ट दिखा रहा था तब भी मैंने आपको बोला था कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में गिरावट हुई है। वो साफ साफ वहाँ पे इंडिकेशन आ रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2018 में ये 74% था और जबकि 2020 में ये सिर्फ 41% हो गया है। तो आपको सीधा ये इंडिकेशन है कि ये कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में डिक्रीमेंट देखने को मिला है। लेकिन हाँ, ये इंडस्ट्री के मुकाबले खासा अच्छा है क्योंकि एक 10-15% का परसेंटेज एक नॉर्मल होता है लेकिन 41% कोई बुरा परसेंटेज नहीं होता, ये भी एक अच्छा परसेंटेज है। और अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो इसमें भी गिरावट हुई है। आप देख सकते हैं कि 2018 में कंपनी 59% का कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन था लेकिन इस बार 2020 में वो हो गया 31%। तो 31% भी कोई बुरा परसेंटेज नहीं है। लेकिन हाँ, कंपनी कंपनी जितना मुनाफा पहले कमा देती थी अभी कंपनी के रेवेन्यू बढ़ गए हैं लेकिन बात वही हो गई है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कम हो गया है। तो ले देके कंपनी उतना डबल प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है जिसके चलते आप देख सकते हो कि अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट हुई है। और अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट पर मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी बढ़ा है। तो ऐसे मैंने आपको पहले बोला है कि कंपनी के मार्जिन परसेंटेज में ही गिरावट हुई है, वो मैंने आपको पहले इंडिकेशन दे दिया था। तो मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा
ब्रीफ में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मार्जिन परसेंटेज क्यों गिरा है। क्योंकि कंपनी मतलब क्या कहती है कि मेन इलेक्ट्रिसिटी वो सब प्रोवाइड करती है, तो धीरे धीरे अगर उनको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो उनको अभी अपनी सर्विसेज लो कॉस्ट पे देनी पड़ेगी। लेकिन ऑल्दो ये माइनस में नहीं है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, और कंपनी के अगर कस्टमर बढ़ रहे हैं तो ये भी एक अच्छी बात है कि धीरे धीरे रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे मैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में भी गिरावट हुई है। अब मैं आपको पहले क्या बोल रहा था कि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़े हैं, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये मैं इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, ये मैंने पहले से समझा रखा है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो रिटर्न ऑन इक्विटी पहले 27%, इस बार सिर्फ 14%, तो मतलब लगभग 2 साल में 13% रिटर्न ऑन इक्विटी गिर चुका है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी ने ज्यादा पैसा लगा दिया लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं कमा पा रही है। आरओसी देखिए, आरओसी में भी गिरावट है, तो मतलब कंपनी में दिक्कतें हैं, ये साफ इंडिकेशन दे रहा है ये। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी में भी गिरावटें नजर आ रही हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी लगातार गिरावट नजर आ रही है। अभी ये इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी लगातार कैपिटल बढ़ाया तो जा रही है लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। लेकिन हाँ, अभी ये जो बैलेंस, ये जो मैंने आपको अमाउंट दिखाई ये मार्च 2020 तक है, लेकिन उसके बाद 6 महीने में लगातार कंपनी को एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट मिले हैं, तो उसके चलते डेटा चेंज हो सकता है, तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये आरओसी जो भी है, आरओसी थोड़ा 10% है, ये थोड़ा 15% होना चाहिए था। लेकिन अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर आप बात करो तो ये एक अच्छा स्टेबल कंडीशन में है, तो इसमें भी कोई दिक्कतें वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करें तो इसमें भी कंपनी के लिए गिरावटें हैं। तो अगर आप कंपनी को मार्च 2020 तक देखोगे तो कंपनी फंडामेंटली बहुत पुअर लग रही है, लेकिन इस शेयर का मेन भागने का कारण यही है कि कंपनी में अडानी का जो मेन क्या कहते हैं कि लगातार जो कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मिल रहे हैं उसके अंदर एक लॉन्ग टर्म स्कोप नजर आ रही है, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ नजर आ रहा है, तो उसी के चलते कंपनी के शेयर में आपको क्या कहते हैं कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर आप कंपनी के करंट रेशियो की बात करें तो कंपनी का करंट रेशियो पिछले 2 साल के मुकाबले अच्छा हो गया है, और करंट रेशियो इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी को थोड़े से मतलब 2-3 साल के अंदर कंपनी को कोई दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि कंपनी की मेन करंट लाइबिलिटीज पे करने में कंपनी को कोई दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि इसका ये करंट रेशियो 1.48 है। ये इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी के करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा हैं, तो इसलिए कंपनी को कोई दिक्कतें नहीं होंगी। और अगर हम कंपनी के क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो भी मार्च 2020 का 1 से ऊपर है, जबकि पिछले 2 साल में ये 1 से कम था। तो ये भी ये इंडिकेशन दे रहा है कि 1-2 साल में कंपनी को कोई दिक्कतें पैदा नहीं होंगी, क्योंकि कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज़ और क्विक लाइबिलिटीज़ हैं उसको पे करने में कंपनी को कोई दिक्कतें नहीं होंगी। अब ये एक मेन फैक्टर है जिसके चलते मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, और मैं करूँगा भी नहीं इस कंपनी के अंदर, क्योंकि भाई साहब भले ही कंपनी को कितने भी प्रोजेक्ट वगैरह क्यों ना मिल जाए, लेकिन अगर वो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर उसका ज़्यादा होता है तो कंपनी के लिए दिक्कतें बनी रहती है। और ऐसा मैंने आपको बैलेंस जो इनकम स्टेटमेंट था मैंने आपको उसमें भी दिखाया था कि कंपनी को भारी मात्रा में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी को जो इंटरेस्ट पेमेंट है, मतलब जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 4.51 है, जिसके चलते मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ और नहीं मैं करूँगा फ्यूचर में। लेकिन हाँ, पहले मैं रिलायंस में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि रिलायंस में भी डेट टू इक्विटी रेशियो खासा ज़्यादा था। लेकिन हाँ, वो बाद में जब अंबानी जी ने स्टेटमेंट दे दिया था कि डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी को वो 1-2 साल में डेट फ्री करेंगे, और जैसे जैसे वो पैसा उठाने लगे तो फिर मैंने रिलायंस में भी इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो इतना ज़्यादा है, तो मैं आपको सीधा कट बोल रहा हूँ कि भले ही कंपनी कितना भी बढ़िया अच्छा खासा प्रोजेक्ट क्यों ना मिले कंपनी को, लेकिन अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा हो तो उसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जरूर कर दीजिए, मेरे को इसमें कोई ऐतराज नहीं है।
क्योंकि भाई साहब डेट टू इक्विटी रेशियो 4.51 है। अब ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी ने 1 रुपए की इक्विटी के लिए 4.4 रुपए का डेट ले रखा है। तो मतलब ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी ने अगर सपोज 1 करोड़ रुपए अपना खुद का ओनर्स का पैसा है ना, तो 4.5 करोड़ का तो कंपनी के पास उसका डेट है। तो मतलब कंपनी मेन चल रही है, उधारी पे चल रही है। तो मतलब क्या कहते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, भले बिजनेस कितना भी ग्रो क्यों ना कर जाए तो लेकिन बिजनेस भले ग्रो कर जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, कंपनी की उधारी इतनी ज़्यादा है तो कम से कम उसका आधा अमाउंट तो क्या कहते हैं कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर देगी। तो एट दी एंड अपने शेयर होल्डर्स को क्या देगी, वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कितना सुधार आ जाएगा। तो भाई साहब ये अगर जब तक डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब लगभग ये अभी 4.51 है, लगभग 3 से तो कम आना ही चाहिए। वैसे आइडियल होता है 2:1, लेकिन मैं यहाँ पे 3 से कम आना चाहिए तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। अगर इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी गिरावट है। अब यहाँ पे आपको इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो खासा ज्यादा है। तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हर साल कंपनी का गिरेगा तो वो ये दिखाएगा कि कम, अब आप देखिए 1.60 मतलब कंपनी जो पैसा कमा रही है ना, उसके बाद कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से लगभग सिर्फ 60% ही कंपनी का बच रहा है। मतलब लगभग 40% तो कंपनी का इंटरेस्ट में ही चला जाता है। तो आप बताइए एट दी एंड कंपनी क्या देगी शेयर होल्डर्स को। तो इसीलिए मैं ऐसी डेट जिस कंपनी का डेट ज्यादा होता है उस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करने का मेरा मन नहीं होता है। और यहाँ पे इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो गिर रहा है, और अगर कंपनी का जो डेट है वो और ज्यादा होता है और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ती है तो कंपनी के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती है। अब इसके सेल्स परसेंटेज की बात करें तो सेल्स परसेंटेज में भी कंपनी की गिरावटें हैं। तो ये भी सीधा कट इंडिकेट कर रहा है कि ये भी कंपनी के लिए दिक्कतें वाली बात है। तो भाई साहब कंपनी धीरे धीरे एक बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी बैलेंस शीट में अभी कंपनी मार्च 2020 तक कंपनी ठीक नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, जो शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है वो शेयर के वो जो हो रहा है वो उसके बेसिस पे हो रहा है, न्यूज़ के बेसिस पे हो रहा है। एक प्योर अगर फंडामेंटल अगर देखोगे ना आप तो वो नज़र नहीं आ रहा है मेरे को कंपनी के अंदर। और अगर आप इसके नेट प्रॉफिट परसेंटेज की बात करोगे तो भाई साहब CAGR देखो आप, मतलब 2018 में कहा 450% और इस बार तो मतलब कि 19% रह गया है। तो ये एक भारी गिरावट है। लेकिन हाँ, ये एक तरीके से 10% 15% से ऊपर है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी एक दिक्कत ये है कि भारी मात्रा में गिर रहा है। लेकिन अगर भारी मात्रा में गिरेगा तो ये एक आपके लिए दिक्कतें बना सकता है। क्यों दिक्कतें बना सकता है, क्योंकि ये कंपनी का जो शेयर है वो आप देखोगे कि मेन FII के थ्रू चल रहा है। तो FII का मैंने आपको बताया कि 20% का होल्डिंग FII के पास पड़ा हुआ है। तो अगर FII इसमें अच्छा खासा माल काट देते तो शेयर में तो मतलब जिन लोगों ने भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर पैसा लगा रखा है उनके कपड़े फट जाएंगे। ये मैं लिख के कह देता हूँ आपको। अब ये कंपनी की थोड़ी सी पॉजिटिव बातें हैं। अगर आप कंपनी का वर्कफोर्स देखोगे तो कंपनी ने लगभग 12,000 लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है और इसकी 5 स्टार रेटिंग है। महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो मतलब ये पॉल्यूशन को कंट्रोल रखते हैं और मतलब जो भी काम करते हैं तो पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो इनके इमिशंस की बात करें, सेव्ड थ्रू ओन सोलर जनरेशन के, इन्होंने सोलर का भी मेन इनका काम है। तो उसमें भी 1772.62 का इन्होंने इमिशंस को भी सेव किया है। और अगर इनके कस्टमर्स की बात करें तो 3 मिलियन प्लस इनके डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर्स हैं। अब 3 मिलियन यानी कितना हो गया, 30 लाख इनके कस्टमर्स हैं। तो कस्टमर्स ये सब पॉजिटिविटी है, लेकिन भाई साहब उधारी ज़्यादा है। और अगर इसके सबस्टेशन की बात करें विद रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तो वो भी 5 है। और अगर इसके भाई साहब ये तो कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी लगभग 18 करोड़ का इन्होंने एक्सपेंस किया हुआ है। तो मतलब कंपनी को वो भी ध्यान में रहता है कि भाई साहब इनको सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करना है और सोसाइटी में भी इनको इम्प्रूवमेंट लेके आना है। और इसकी अगर ट्रांसमिशन लाइंस की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइंस भी इसकी लगभग 11,500 किलोमीटर तक है, CKT किलोमीटर तक है। और अगर हम ट्रांसमिशन अवेलेबिलिटी सिस्टम की बात करें तो ये भी 99.76% है। और अगर इसकी पावर ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी की बात करें तो ये भी 18,330 MVA है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ये सब मेन चीज़ें जो है ये कंपनी की थोड़ी पॉजिटिविटी है। ये कंपनी के बैलेंस शीट में मैंने देखी थी जो कि कंपनी ने अपने बारे में लिखी हैं।
और अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई रिलायबिलिटी की बात करें तो ये भी 99.99% है। तो ये चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिविटी बता रही हैं, ये बता रही हैं कि कंपनी में थोड़ा इंप्रूवमेंट है, ये है बता रही कि कंपनी के इतने अच्छे खासे कस्टमर्स हैं, इतनी कंपनी की ट्रांसमिशन लाइन्स है, क्योंकि एक तरीके से बता रही है ये पॉजिटिविटी है। लेकिन हाँ, मेन दिक्कत हो जाती है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब इसके ट्रांसमिशन लाइंस कितने किलोमीटर तक की हैं, वो है 14,740 CKT किलोमीटर तक है, और ट्रांसमिशन कैपेसिटी है इसकी 25,780 MVA की है। और अगर हम इसके EBITDA ट्रांसमिशन बिजनेस की बात करें तो वो है 92%। और अगर हम इसके EBITDA मुंबई GTD बिजनेस की बात करें तो वो है 24%। और अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, जो तो मैंने आपको पहले बता दिया था, वो है 707 करोड़। ये मार्च 2020 तक का डेटा है। उसके बाद भी कंपनी क्वार्टर वाइज रिजल्ट देती है, लेकिन उसमें एक एक्चुअल अच्छे से मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अब अडानी ट्रांसमिशन का जो शेयर है वो लगभग 314.80 के लगभग आज क्लोज हुआ है। और अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई भी इसका 366 का है। तो ऑल टाइम हाई से तो ये लगभग आपको 20% ऑफ पे मिल रहा है। तो अगर देखिए, अडानी ट्रांसमिशन है बिजनेस बढ़िया है, एकदम बढ़िया बिजनेस है, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिजनेस बेकार है, लेकिन किसी भी बिजनेस के लिए मेन दिक्कत क्या हो जाती है, उधारी। अगर बिजनेस ज़्यादा उधारी पे चलता है ना तो वो एक दिक्कत वाली बात है। हाँ, अगर धीरे धीरे कंपनी अपना लाइबिलिटी को कम कर रही है तो वो दिक्कत वाली बात मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि धीरे धीरे कंपनी को ये पता है कि उनका डेट बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे वो अपने डेट को कम करना चाह रही है, तो मैं उसको एक खराब फैक्टर नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, अगर कंपनी का डेट ही कम नहीं हो रहा है तो ये एक दिक्कत वाली बात है। क्योंकि आप देखिए कि पहले भी अगर रिलायंस में जो गिरावट आई थी, जब ऑयल का जो धंधा था वो बेकार हो गया था और डेट कंपनी का खासा ज़्यादा हो गया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे कि रिलायंस एक अच्छा खासा बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि उसने कंपनी ने बोला है कि वो डेट फ्री हो जाएगी, और ये भी बोला है कि उन्होंने इतना सारा पैसा भी उठाया, तो इनको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। देखिए, मेरी राय माने तो एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये एक न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड चल रहा है, मतलब इसमें अगर अभी एक अच्छी खासी न्यूज़ आ जाती है तो शेयर एक अच्छा खासा भाग जाता है, लेकिन हमको एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चाहिए। मेरे को अगर ये डेट टू इक्विटी रेशियो इतना ज़्यादा है तो मैं ऐसा आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिकली मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज़ आप कर लीजिए। मेरा ऐसा कि मैं सिर्फ मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, जो मेरा वे ऑफ ओपिनियन, जो मैं करता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं किसी और का मतलब अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो मैं आपको मना कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती है कंपनी तो आप कीजिए। मेरे को सिर्फ इसका फंडामेंटल एनालिसिस बताना था जो मैंने बता दिया। तो मैं होप करता हूँ कि आपको अडानी ट्रांसमिशन के शेयर का एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा और कंपनी के हर एक फैक्टर को आपने अच्छे से समझा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।